जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, जीएस पॉलिटी में जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, आज की क्लास में हम आर्टिकल 25 से पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको आर्टिकल 1 to 24 कंप्लीट करा दिया था और हमने लास्ट फंडामेंटल राइट पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप सब जानते हैं कि ग्राउंड जीरो की टीम की तरफ से ये फ्री बैच स्टार्ट किए गए हैं फॉर एनडीए एनसीडीएस 1 2025 और यहाँ पर हम एक आपको इस तरह से बेसिक लेक्चरेट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको कंसेप्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, विद क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट आप घर बैठ करके भी अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और जो बच्चे फ्रेश हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, अभी कल हमने जो आर्टिकल करा था, अब उसके बाद फंडामेंटल राइट में हम अगले फंडामेंटल राइट पे आते हैं, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये क्या बताता है? देखो, ये धर्म को लेकर हमें क्या कह रहा है समझना। अभी फिलहाल इस आर्टिकल पर पढ़ने की, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो आर्टिकल 25 है, ये हमें आजादी देता है। किस चीज की आजादी देता है? सबसे पहला हमें इसमें फ्रीडम मिला है, किस चीज का बेटा? तो आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब हर व्यक्ति के अपने अंतःकरण के मुताबिक वो जिस भी पर्टिकुलर नेचर या क्रिएटर के साथ अपना जैसा भी रिलेशन स्थापित करना चाहता है। मैं जिस भी पर्टिकुलर परमात्मा, भगवान, जो भी हम मानते हैं, क्रिएटर या प्रकृति के संग मैं जो भी रिलेशन बनाना चाहता हूं, मेरा अंतःकरण जो जिसको स्वीकार करता है, उस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मेरा ये अधिकार है। मैं कोई भी, मुझे अधिकार है उसको प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का और प्रोपोगेट करने का। ठीक है बेटा, ये मैं अपने अंतःकरण के मुताबिक जो मेरा मन चाहता है, जैसा भी रिलेशन चाहता है, जिस परमात्मा के साथ, जिस विचारधारा को भी मैं फॉलो करूं, उसको स्प्रेड करूं, उसको प्रोपोगेट करूं, मैं उसको प्रैक्टिस करूं, उसकी लिपि, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी भाषा, ये सब फ्रीडम, ये सब आज़ादी मुझे आर्टिकल 25 देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में आप ध्यान रखना, एक्सेप्शन नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए मना किया गया है। नोबडी कैन कंपेल यू टू कन्वर्ट योर रिलीजन, क्योंकि ये हमारे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना। तो हर व्यक्ति अपने अंतःकरण के मुताबिक जिस भी आइडियोलॉजी, विचारधारा को फॉलो करे, लेकिन आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करा सकते। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें जो अलग से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आर्टिकल 25 के पॉइंट 2 में ये लिखा है कि जैसे हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन जो सिख हैं, दे कैन कीप नाइफ, जैन सिख बोथ कम्स अंडर हिंदू। अब ये क्या है? सिख समुदाय के लोगों को कुछ चीजें अपने पास रखने की आजादी दी गई है, जैसे वो पगड़ी बांध के रख सकते हैं, जब वो अपने पास कृपाण रख सकते हैं, है ना, जो कंगा है वो रख सकते हैं। जो 5 चीजें उस समुदाय में रखी जाती है वो फ्रीडम है। और जैन और सिख, जैन सिख, ये दोनों हिंदू के कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं, ये मैंने अलग से आपको पॉइंट बताया है। अच्छा, और यहां देखो लिखा है, टू चेंज अ रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ ऑर्डिनरी राइट। ये क्या है? एक ऑर्डिनरी। आप अपना अगर धर्म बदलना चाहते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका एक साधारण अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो आर्टिकल 25 की बात हुई कि मुझे आर्टिकल 25, मेरा संविधान मुझे किसी भी व्यक्ति को अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की आजादी देता है, प्रैक्टिस, प्रोफेशन और प्रोपोगेशन की आजादी। अब मुझे अगर अपने धार्मिक मामले मैनेज करने हैं, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना है, और उस रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मैं कोई संस्था खोलना चाहता हूं, ट्रस्ट खोलना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आज़ादी मुझे आर्टिकल 26 में दी गई है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूं, उसको मैनेज कर सकता हूं, और जब मैं एक संस्था बनाऊंगा, एक ट्रस्ट बनाऊंगा, तो उस ट्रस्ट को फॉर्म करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो मैं वो भी खरीद सकता हूं, टू बाय चल और अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, और मैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हिसाब से कर सकता हूं। ये आजादी मुझे आर्टिकल 26 में दी गई है। 25 में मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूं,
जो भी लिपि, विचारधारा, आइडियोलॉजी जो मेरा अंतःकरण चाह रहा है उसको प्रोपोगेट करना, प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, है ना, वर्शिप करना। फिर 26 में उन्हीं चीज को मैनेज करने के लिए संस्था ओपन करना, संस्था ओपन करने के लिए चल और अचल संपत्ति खरीदना, उसका प्रशासन देखना, ये सब अधिकार हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 27 तो ये भी कहता है कि अगर आपके उस धर्म को, आपके आर्टिकल 27 में यहां मेंशन कर रहा हूं, आपके उस ट्रस्ट को कहीं से कोई पैसा आया है या आप अपने धर्म का प्रमोशन करना चाहते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं या आपके उस ट्रस्ट को कहीं से कोई दान मिला है तो उस पर आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो नो टैक्स इन व्हाट, इन प्रमोशन ऑफ रिलीजन, प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर टैक्स और फीस में अंतर है। शुल्क लगाया जा सकता है, वहां पर व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए फीस लगाई जा सकती है, लेकिन टैक्स नहीं है। टैक्स और फीस में अंतर है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हमें आर्टिकल 25 और 27 तक 25 से 27 के बीच में हमें अपने धर्म को लेकर के कुछ आजादी दी गई है, तो वहीं पर 28 में यह मेंशन कर दिया गया है कि भारत में जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, ठीक है, लिखा इसकी लाइन में क्या लिखा है, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग आउट ऑफ स्टेट फंड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान जो सरकार के पैसे से चल रहे हैं, यानी कि सरकारी स्कूल और कॉलेज, तो वहां पर आप धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, वहां पर धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। और अगर वहां पर कोई धार्मिक क्रियाएं कराई जा रही हैं तो आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे वो क्रिया करने के लिए। तो ये आर्टिकल 28 में लिखा है। सो ये आपके आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 है ये धर्म को लेकर था, जो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले फंडामेंटल राइट की तरफ, जो है राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन। ये माइनॉरिटीज के लिए है। ये एक्चुअली में क्या है, जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमने अलग से 2 आर्टिकल बनाए हैं, 29 एंड 30। ठीक है, देखो सरकार, राज्य सरकार किसी भी समुदाय के ऊपर कोई धार्मिक व्यवस्थाएं थोप नहीं सकती। ठीक है, तो जो भी हमारे देश में माइनॉरिटी कहलाया जाएगा, अब पहली चीज तो ध्यान रखना, माइनॉरिटी शब्द को संविधान ने डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड, और माइनॉरिटी जो बनाए जाते हैं वो भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे सिंधी बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले, ये क्या है, भाषा के आधार पर हम उनको माइनॉरिटी कह सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला कि भाषा के आधार पर या फिर आप कह सकते हैं धर्म के आधार पर। ठीक है, तो जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो गए। नेपाली है, सिंधी है, तो ये जो भाषा बोली जाती है, सिंधी भाषा, नेपाली भाषा, तो जो सिंधी भाषा बोलने वाले हैं, नेपाली भाषा बोलने वाले हैं, या आप कह सकते हो मराठी भाषा बोलने वाले हैं, तो ये भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी हो गए। तो माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं है, पर किस आधार पर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो अगर कोई नेपाली बोलने वाली जन समुदाय के कुछ लोग अगर एक पर्टिकुलर राज्य, मानो उत्तराखंड में रह रहे हैं या गुजरात में रह रहे हैं, तो क्या वो उस पर्टिकुलर राज्य में रहते हुए अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर सकते, उसको स्प्रेड नहीं कर सकते? क्या उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसको प्रोपोगेट करने के अलावा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर कोई सिंधी भाषा बोलने वाले कुछ लोग, समुदाय के कुछ लोग, कुछ पॉपुलेशन किसी राज्य में रह रही है, तो क्या उन पर्टिकुलर सिंधी भाषा बोलने वाले उन समुदाय के लोगों को, उनके बच्चों को क्या उस राज्य में स्कूल में एडमिशन देने से मना किया जा सकता है? दोबारा समझना मैंने क्या बोला। अगर किसी राज्य में नेपाली, सिंधी, मराठी भाषा बोलने वाले कुछ अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों के बच्चों को उस राज्य के स्कूल में एडमिशन के लिए क्या मना कर दिया जाएगा? क्या वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को प्रोपोगेट और स्प्रेड नहीं कर सकते? क्या फॉलो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 में लिखा है, ये समाज में हर वर्ग का अधिकार है कि वो फॉलो कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी शिक्षा, अपनी लिपि, अपनी भाषा, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है।
यहां तक कि उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए भी मना नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर वो लोग, अब देखो 30 के फर्स्ट में क्या लिया हुआ है, अल्पसंख्यकों के अधिकार में ये भी है कि वो अगर अपना खुद का शैक्षिक संस्थान खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी उनको करने की आजादी है। 29 में तो बोला वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, अपने उनके बच्चों को भी एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा। और 30 में तो ये बोल दिया कि अगर वो अपने खुद के स्कूल खोलना चाहते हैं तो अपने स्कूल भी खोल सकते हैं। और इसमें ये भी मेंशन है, फिक्सेशन ऑफ अमाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे तो आपको एक जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, तो उसका एक अमाउंट भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो राज्य सरकार भी उसमें मदद करेगी, चाहे उसको सब्सिडी दे या जो भी उसको व्यवस्थाएं करे। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, ठीक है, और वहां पर वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड भी करते हैं, इजंट इट? तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में का मतलब क्या है, वो अपने धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 29 और 30 हमने माइनॉरिटी के लिए कुछ व्यवस्थाएं करी है। तो दिस इज नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले फंडामेंटल राइट की तरफ, राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखना, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, दिस राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड। इस राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया है, इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। 31 में लिखा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हमें अपने किसी भूमि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, प्राप्त करना, है ना, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, ये हमें पूरी आजादी थी, ये एक मौलिक अधिकार था कि मैं अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना घर, उसको मैं खरीदूं, उसको मैं बेचूं, उसको मैं होल्ड करूं, है ना। फिर इसमें एक आर्टिकल लेटर ऑन जुड़ा, सरकार ने बाद में एक अमेंडमेंट करके आर्टिकल 31 में एक अमेंडमेंट जोड़ा, अमेंडमेंट करके आर्टिकल जोड़ा 31A। क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू व्हेन स्टेट एक्वायर्स लैंड हेल्ड बाय पर्सन अंडर इज पर्सनल कल्टीवेशन। जब सरकारों के द्वारा जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाने लगा तो सरकार ने कुछ क्या करा, कुछ टेनेंसी एक्ट वगैरह बनाए, कुछ भूमि सुधार के, भूमि कानूनों में सुधार कर लाने के लिए कुछ लॉज वगैरह पास करे, कुछ संशोधन किया, कुछ अमेंडमेंट किया। तो आर्टिकल 31A में मेंशन कर दिया कि सरकार किसी व्यक्ति के भूमि से, खेती बाड़ी वाली भूमि को एक्वायर जब करती है तो उसका कितना मुआवजा देगी, उसको मुआवजा वगैरह प्रोवाइड करा सकती है समाज कल्याण के लिए। तो आर्टिकल 31A में लिख दिया। फिर 31B में लिख दिया कि भाई along with 9th schedule was added in 1951। एक्चुअली में इसमें ये भी मेंशन कर दिया गया कि ऐसे कानून को हम शेड्यूल 9 में डाल रहे हैं, और शेड्यूल 9 में उस समय आर्टिकल 13 नहीं लगता था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई नो, दोबारा ढंग से समझो, मैं एक ब्रीफ आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 31 हमें सिर्फ ये बता रहा था कि मुझे अपनी संपत्ति को होल्ड करने का पूरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार है। अपनी प्रॉपर्टी जो भी है, दुकान हो, खेती बाड़ी की कोई भूमि हो, कोई कॉमर्शियल प्लॉट हो, व्हाटएवर, तो वो पूरा अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट था। फिर लेटर ऑन जब सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के कानून बनाने शुरू करे तो इसी आर्टिकल 31 में कुछ एक्सेप्शन उस भूमि को लेने के लिए, है ना, जमींदारों से वो भूमि लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए कुछ संशोधन करे, अमेंडमेंट करे, और आर्टिकल 31A में लिखवा दिया कि भाई सरकार किसी व्यक्ति से उसकी भूमि जब प्राप्त करेगी तो उसके लिए पेमेंट देगी, उसका मुआवजा देगी, उसका कंपनसेशन देगी। और 31B में यह भी लिखवा दिया कि भाई सरकार ऐसे कानूनों को हम 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं, और 9th शेड्यूल में उस समय, अब नहीं, उस समय आर्टिकल 13 काम नहीं करता था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो ऐसे पर्टिकुलर जो कानून थे राइट टू प्रॉपर्टी, इस राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के जब कोई वायलेशन होता था तो बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चले जाते थे, तो इस चीज से परेशान होकर के सरकार ने क्या करा, एक अमेंडमेंट करा और इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके आपका बना दिया बेटा लीगल राइट। क्या बना दिया, लीगल राइट। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट को बोलेगी, तो गवर्नमेंट को परेशानी होगी। और जब इसको लीगल राइट बना दिया तो लीगल राइट के लिए तो आप निचली अदालत में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो सरकार का काम स्मूथली चला। ठीक है ना, तो गॉट इट, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं। देखो अगला है
आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 एक तो ये आप ध्यान रखना, इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो दे रखी है, ये हमें बताता है कि भाई देखो, हमारे मौलिक अधिकार का अगर वॉलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, मैंने आपको याद हो पहले बताया था, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो जब हम आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। तो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करना मतलब रेमेडी, उपचार करती है, संवैधानिक उपचार करती है। तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार हुए। अगर हमारे मौलिक अधिकार का वॉलेशन हुआ तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी, उपचार करेगी, सॉल्यूशन देगी। तो इसका नाम क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान की आत्मा। अच्छा, अब आप ध्यान दे, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के वॉलेशन होने पर 5 प्रकार की रिट्स इशू कर सकती है। कितनी प्रकार की बेटा? 5 प्रकार की। ओके, ध्यान रखना, इसको मैं वर्ड काट देता हूं, ये डीपीएसपी वर्ड काट देता हूं। दिस आर्टिकल इज नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ इन एनी केस द वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेक्स प्लेस, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट। एक्चुअली में देखो, हाई कोर्ट भी वर्ड हटा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, या तो ये हटा दो वर्ड, है ना, ध्यान से समझना इसे। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? रिट इशू करती है। रिट का मतलब होता है याचिका। सुप्रीम कोर्ट केवल 5 ही रिट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के पास 5 से ज्यादा रिट्स इशू करने का अधिकार है। ठीक है ना? अच्छा, अब रिट्स मैंने आपको बताया कि रिट माने याचिका। एग्जाम्पल, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो पहली रिट इशू कर सकती है वो है हेबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है? अगर आर्टिकल 22 आपको याद हो, पुलिस आपको अगर अरेस्ट करती है वारंट दिखा करके, तो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया है, या तो जज के सामने नहीं लेके गए, या बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है, या उसको जज कोर्ट ने रिहा करने के लिए बोल दिया, उसके बाद भी उसको रिहा नहीं किया गया है, तो इलीगल डिटेंशन अगर है, तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर करवा सकते हैं, वो है हेबियस कॉर्पस, टू ब्रिंग अ पर्सन इन द कोर्ट विद बॉडी सोल विद इन 24 आवर्स सिंस ही इज अरेस्टेड। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी यू मे हैव द बॉडी। क्या कहेगी बेटा सुप्रीम कोर्ट? यू मे हैव दी बॉडी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसके पर्सनल फ्रीडम को लेकर के उसको स्वतंत्र करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिट इशू कर दी जाएगी। आप शरीर के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसको इलीगल डिटेन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान लेगी और ये हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर सकती है। फिर बी में क्या है? मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सरकारी संस्था, कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था, गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम ढंग से नहीं करता है, संस्था काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में उसके खिलाफ भी आप एक रिट इशू करवा सकते हैं, परमादेश। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? परमादेश। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है वी कमांड। क्या बोलती है? वी कमांड, अपना काम ढंग से करिए, डू योर वर्क प्रॉपरली, माइंड योर बिजनेस। आप जनता की सेवा के लिए हैं, आप जनता का काम करिए। तो इस रिट में क्या लिखा है? एन ऑर्डर कैन बी इश्यूड टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, अपना काम ढंग से करिए। फिर तीसरा इसमें बेटा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? अगर लोअर कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है। देखो क्या होता है, जैसे आप न्यायपालिका आप देखें, अगर कोई स्मॉल कॉज कोर्ट है तो कोई भी जो निचली सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है उनको ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा देने का अधिकार होता है ना। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा, और अगर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा। तो इस तरह से कुछ ज्यूरिसडिक्शंस बने हुए हैं, कुछ पावर्स हैं, कितने रुपए का केस है, कहां जाएगा। तो अगर कोई न्यायपालिका, लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, अपने पावर के बाहर, अपने लिमिट के बाहर का काम कर रही है, तो ऐसे में अपर कोर्ट इस चीज का संज्ञान लेते हुए उस कोर्ट को केस सुनने से रोक सकती है। तो रोकना माने प्रोहिबिशन,
रोकना माने प्रोहिबिशन, मना करना, ये केस आप हैंडल नहीं कर सकते, यू कांट हियर दिस केस, स्टॉप दिस पर्टिकुलर केस, रोक दिया गया। तो अपर कोर्ट कैन ब्रिंग अ मैटर इन इट्स कोर्ट which is hearing in the lower court, which has been hearing in the lower court and lower court has not given its verdict। यानी कि लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा था और उस केस को रोक दिया हाई अपर कोर्ट ने और उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवा लिया, जब लोअर कोर्ट ने अभी जजमेंट नहीं दिया। लोअर कोर्ट में अभी वो केस चल रहा था और लोअर कोर्ट उसमें कुछ ऐसे काम कर रही थी जो उसकी पावर के बाहर थे, तो ऐसे में अपर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को रोका, उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवाया और इसको कहा गया प्रोहिबिशन। ठीक है, अब मानो अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया होता, ऑब्वियस ही बात है किसी व्यक्ति को मानो न्याय नहीं मिला लोअर कोर्ट में तो अपर कोर्ट जाएगा, तो यानी कि लोअर कोर्ट में केस बंद हो गया, जजमेंट आ गया। तो अगर आप अपर कोर्ट जाकर के अपने उस केस को रीओपन करवाते हैं तो कहलाता है वो सर्श्योरारी। सर्श्योरारी में क्या है, इन दिस रिट सेम एज अबव, मतलब बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है, द लोअर कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि इसमें लोअर कोर्ट ने केस बंद कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया, है ना। लोअर कोर्ट ने जो है केस का फैसला सुना दिया था और आपको न्याय लगता है आपके पक्ष में न्याय नहीं आया, तो आपने क्या करा, अपर कोर्ट में अपील करी, अपर कोर्ट ने आपकी अपील को स्वीकार किया और उस अपर कोर्ट को लगा कि इस केस में अभी काफी सारे तथ्य फैक्ट्स रह गए हैं और इसमें अभी और ज्यादा सच्चाई देखने की जरूरत है, यानी कि सिक्के का केवल एक ही पहलू देख करके जो है जजमेंट कर दिया गया। तो यहां पर केस को रीओपन किया जा रहा है सर्श्योरारी में, जबकि प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है, केस चल रहा था अभी चलते चलते रोक दिया, सिर्फ जजमेंट का डिफरेंस हुआ। ठीक है, पांचवी रिट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अपने कुछ प्रभाव से सरकारी पदों पर जो है होल्ड कर लेते हैं, किसी सांसद, किसी मंत्री किसका प्रभाव यूज करके, पैसे का प्रभाव में किसी जुगाड़, मतलब इन द सेंस कि आप अपने प्रभाव यूज करके किसी ना किसी व्यक्ति के पद का प्रभाव यूज किया, पैसे का प्रभाव यूज किया और सरकारी पोस्ट पे चले गए, तो ऐसे में आपने किसी और का मौलिक अधिकार वॉयलेट किया। तो अगर आप इलीगल तरीके से किसी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं तो उसके खिलाफ एक क्यो वारंटो रिट इशू की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगी बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस पोस्ट, आप किस अधिकार से, इफ अ पर्सन इज सिटिंग illegally in a constitutional post then he must specify by which right he is holding that post, वो किस अधिकार से आप इस पद को होल्ड किए हुए हो। तो ये 5 प्रकार के रिट्स आर्टिकल 32 में आती है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकार को लेकर के 5 तरह की ही रिट होती है, केवल 5 ही रिट इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट के पास इन 5 मामलों को इसके अलावा और भी मामले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को देखने वाले। ठीक है, तो पहला क्या था, पुलिस ने इलीगल डिटेन किया है उसके खिलाफ। दूसरे में सरकारी संस्था या कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से। प्रोहिबिशन में लोअर कोर्ट को मना कर दिया, केस आप नहीं सुनोगे। सर्श्योरारी में केस रीओपन हुआ है। क्यो वारंटो में किसी गलत तरीके से आप सरकारी पोस्ट पर आ गए तो उसके खिलाफ। तो दीज आर द 5 रिट्स। क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं आर्टिकल 33, 34, 35, ये बहुत इजी है, ध्यान देना। हमारे मौलिक अधिकार तो एक्चुअली में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक ही हैं, अगर आप ढंग से देखें। चैप्टर में तो आर्टिकल 12 से 35 हैं, पर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें आने वाले आर्टिकल्स तो यही हैं, वो मैंने पढ़ा दिए। अब जो आपके 3 बचे हैं ये क्या कहते हैं समझना। आर्टिकल 33 कहता है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती होने वाले हैं या भर्ती हो रहे हैं, द पर्सन्स हु आर ज्वाइनिंग द ड्यूटीज, ऐसे ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं जैसे रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, डिफेंस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, तो इन पर्टिकुलर संस्थाओं में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करे, देश के प्रति वो क्योंकि समर्पित हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को संसद चाहे तो कम करे चाहे वो एबोलिश करे। तो यहां लिखा है इट एम्पावर्स, ये संसद को शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सके उन सदस्यों की जो आर्म फोर्सेस, आईबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एटसेट्रा में है, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन कर सके। क्लियर हुआ।
फिर आर्टिकल 34 कहता है कि अगर भारत के किसी भाग पे, भूभाग पे कहीं पर मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ माने होता है सेना का रूल। क्या होता है बेटा? सेना का रूल। सेना का रूल मतलब वहां पर आर्मी डिप्लॉयड कर दी गई है। तो आर्मी जहां डिप्लॉयड होती है तो वहां पर आर्मी के लॉ चलते हैं, तो वहां पर भी आप अपने मौलिक अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते, तो वहां पर भी आपके मौलिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन इंडियन टेरिटरी। भारत के किसी भूभाग पे अगर सेना का रूल चल रहा है तो वहां पर भी आप मौलिक अधिकार की डिमांड नहीं करेंगे। और 35 तो बहुत ईजी है। अगर कोई आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे अमेंडमेंट। और वो अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है, तो वो अधिकार हमने दिया है संसद को। तो इसका मतलब अगर हमें फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का चेंज, कोई भी चेंज करना किसके अधिकार में आएगा, तो आप कहेंगे अगेन पार्लियामेंट। तो क्या राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा नहीं कर सकता? नो, यही बात आर्टिकल 35 में लिखा है। पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। मौलिक अधिकार को लागू कराना, उसको प्रभावशाली बनाने को लेकर के कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का है, राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार को प्रभावशील बनाने का अधिकार, उसमें लॉ बनाने का अधिकार, उसमें चेंजेस करने के अधिकार, उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती। क्लियर हो गया बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे। मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेके 35 कंप्लीट करा दिए, और इसका मतलब आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। और ये क्या है, तो चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स थे, इसमें सिटीजनशिप मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, याद हो आपको, और पहले में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये आपके 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, द 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेके 51। ओके, और ये मैंने यहां पर लिखा भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत, जिसमें राज्यों के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। तो बच्चों फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसको थोड़ा समझिए। देखिए जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको करा रहा हूं उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। इसको समझने के लिए मेरे को लगता है समय चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार में ही चीज़ों को क्लियर कर समझ पाते हैं। जब तक पर्सनली बच्चा ऑफलाइन क्लास में नहीं आता, अपने डाउट्स नहीं बताता, हम उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से जब तक नहीं समझा पाते, तब तक बच्चे को कहीं ना कहीं कमी रहती है। ऑनलाइन क्लासेस आर जस्ट सो दैट आपके लिए घर बैठ करके इजी हो जाए चीज़ों को समझना, और टीचर यही कोशिश करता है कि देखो एकदम से टीचर लेवल 1 से लेवल 5 पे जंप नहीं कर सकता, तो कोशिश करता है कि बच्चे को इस तरह से लेमैन भाषा में पढ़ाया जाए कि बच्चे को आसान भाषा में चीज़ें समझ में आए, उसे टफ ना लगे। ऐसा ना हो कि टीचर ने पढ़ाया वो सर के ऊपर से जाए। ठीक है, सो ट्रस्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको टाइम लगेगा ग्रैस्प करने में। ओके, चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।